कहाँ ले जा रहे हो आज? कहाँ अचानक से प्लान बना लिया? चलो मैं कुछ दिखा के लाता हूँ तुम्हें। क्या उत्सुकता बढ़ रही है क्या? ऐसे पटोरी के साथ अचानक? अचानक ही प्लान करना पड़ता है। सो वी आर हेडिंग टू जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा हाँ, कल इनॉग्रेट भी तो हुआ, मोदी जी आए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो हमें भी देखना चाहिए। चलिए फिर चलते हैं। बटोही का काम ही यही है, यात्रा जारी रहनी चाहिए। आनंद, मुझे लगता है ना सबको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में नहीं पता। जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, दिल्ली के ही लोग हैं। तो क्यों ना हम हमारे बटोही पे उन लोगों को थोड़ा रूट के बारे में भी समझाएं, जब हम जा ही रहे हैं उस तरफ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे हम लोग अब हम एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं। हम लोग एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं और पीछे अभी तुमने ध्यान दिया होगा हमने एडवेंट क्रॉस किया, उससे पहले महामाया फ्लाईओवर क्रॉस किया। तो करंटली वी आर ऑन नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। ये होर्डिंग्स आप देख रहे हैं जी, एस हाई सर्वर होटल्स के साथ इन्होंने टाई अप किया है। किया हुआ है। और आपको पता है यमुना एक्सप्रेसवे पे स्टूडियो अपार्टमेंट जहाँ अभी एक्सकवेशन शुरू हुई है, तो 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट प्री लॉन्च में ट्रीट कर रहा है। इमेजिन। हाँ, आज के डेट में वो 12,000 कर रहा है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च हो गई, इनॉग्रेट कर दिया है मोदी साहब। तो ये 12 से 15 कब हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। नली तो आया था न्यूज पेपर में, वो आर्टिकल देखा आपने? 28% तक हाइक होने वाली है सारे रियल एस्टेट प्राइसेस। तो होगा ही, जब डेवलपमेंट हो जाएगी, चीज़ें अलाइंड रहेंगी। और जैसे कि एयरपोर्ट इनॉग्रेट हो गया है और विद इन 6 मंथ ये अपने फुल कैपेसिटी से ऑपरेट करने लगेगा। वेलकम साइन देख रहे हैं। नोएडा यहाँ पे समाप्त हो रही है, नोएडा विकास प्राधिकरण, और यहाँ से ग्रेटर नोएडा में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके लेफ्ट में आगरा और आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप ग्रेटर नोएडा सिटी के अंदर पहुंचेंगे। और जो ये लेफ्ट है, दिस इज कॉल्ड एज यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अलोंग द रिवर यमुना है। और यहाँ से आगरा 185 किलोमीटर, और ये देख रही हो, ये सारे होर्डिंग्स देख रही हो ना, ये कल के प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से संबंधित है, जिसमें उन्होंने इनॉग्रेट किया जेवर एयरपोर्ट को। और ये पूरे भारत के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश के लिए एक हर्ष का विषय है। उसकी भी कहानी है। सो करेंटली वी आर ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे की शुरुआत है और ये टिल आगरा तक आप इसमें जाएंगे। और फिर आगरा से आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मिलता है। और इसी बेल्ट में इतने डेवलपमेंट्स हुए हैं, इतने प्रोजेक्ट्स आए हैं और आ ही रहे हैं अभी तक। स्पेशली सेक्टर 22 में रेजिडेंशियल सेक्टर जो है यमुना एक्सप्रेसवे का, लोगों इतना डेवलप हुआ है। मैं पिछले 5 साल में मैंने देखा है प्रोजेक्ट्स किस हिसाब से डेवलप हो रहे हैं और किस हिसाब से। ये देख सकते हो, इसमें लिखा है यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। सामने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है ना? ये ईस्टर्न पेरिफेरल है। ईस्ट वेस्ट जो पेरिफेरल है ना, एक तरफ इस तरफ पानीपत और इस तरफ पलवल, कुंडली मानेसर पलवल रोड भी होता है, केएमपी रोड। तो अब इसमें एक न्यू अपडेट ये है, ये अगर तुम इधर देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि ये आज के डेट में यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड नहीं था। तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, NHAI इसको कनेक्ट कर रही है यमुना एक्सप्रेसवे से। तो आप डायरेक्टली, होता ये था कि अगर ईस्टर्न पेरिफेरल से अगर आपको उतरना है तो आप या तो ग्रेटर नोएडा उतरेंगे या फिर पलवल साइड उतरेंगे। अब उन्होंने कहा कि जिसको यमुना एक्सप्रेसवे पे एंटर करना है तो यहाँ से उतर के यमुना एक्सप्रेसवे में, तो एक एज ऑफ कनेक्टिविटी हो गई। यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग किया गया है। और ये सारा रीजन जो है वो
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मद्देनजर ही है। और ये जो देख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस ब्लॉक, गलगोटियास का ही है ना? गलगोटिया गलगोटियास का ही एक अलग डिपार्टमेंट। तो आज के डेट में इस पूरे यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आपको लॉजिस्टिक हब, मेडिकल इंडस्ट्री को बूम मिलेगा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। तो मतलब आप अगर पूरा मास्टर प्लान देखेंगे तो अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स के लिए ईडा बहुत अच्छा है। और ईडा का टैगलाइन ही यही है, फ्यूचर इज हियर। सच में यहाँ फ्यूचर डेवलप हो रहा है। ये तुम अपने दाहिने तरफ आते वक्त तुम्हें दिख जाएगा अच्छे से, ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है। F1 के लिए पूरे भारत में F1 रेस के लिए यही एक जगह है जहाँ F1 का रेस इसकी होगा। बहुत सारी और भी डिटेल्स हैं जो हम अपने बटोई के अगले वाले एपिसोड में कवर कर सकते हैं। उसमें मैं पूरे कवर करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका भी रिवाइवल होने वाला है, क्योंकि आज के डेट में ये बंद है। और जो भी गाड़ी चलाने के शौकीन हैं और जो लोग घूमते हैं उनको इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कहाँ कट लेना है, क्योंकि अगर एक कट आपका मिस हुआ, एक एग्जिट मिस हुई तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर आपको उसके लिए इतना डिटूर होना पड़ेगा। तो कहाँ से इसीलिए मिलेगा? सपोज ये एग्जिट मैंने मिस कर दिया, फिर ये एग्जिट आपने मिस कर दिया तो फिर अगले 10-15 किलोमीटर के बाद ही आपको एक एग्जिट मिलेगी। और दूसरी जो सबसे खास चीज़, ईंधन भरा के रखें। यहाँ पे पेट्रोल पंप्स भी है ना? पेट्रोल पंप्स हैं लेकिन अच्छे अंतराल के बाद है, 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर, तो आपके गाड़ी में एनफ फ्यूल होनी चाहिए। रोड भी बहुत खूबसूरत है, दोनों साइड ग्रीनरी, ग्रीन बेल्ट का पूरा ध्यान रखा है। लेकिन नोएडा में एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि ग्रीनरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। ग्रीन बेल्ट स्पेशली बनाई गई है कि ये ग्रीन बेल्ट है, इसको नहीं छेड़ सकते। और इस पूरे एक्सप्रेसवे का जो डेवलपमेंट है वो जेपी ग्रुप ने किया था और आज भी मेंटेन जेपी के थ्रू ही होती है। एयरपोर्ट कार्गो विलेज 1 किलोमीटर में एग्जिट है। फिलहाल कॉफ़ी पी लेनी चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी। आप सुबह सुबह बिना प्लानिंग के मुझे लेकर आए हो। हाँ, तो इसीलिए आपको कॉफ़ी तो पिलाई जा सकती है, लानी पड़ेगी। आप चलिए। और हम फाइनली पहुँच गए। अच्छी वाली कॉफ़ी पिलाना मुझे आप। बिल्कुल बेहतरीन उत्तम दर्जे की। कॉफ़ी तो अच्छी है। कॉफ़ी जब भी हम आते हैं स्टारबक्स की कॉफ़ी तो अच्छी होती है। हाँ, अच्छा ही बनाते हैं, अच्छा काम करते हैं। अभी तो चार्ज भी ज़्यादा करते हैं। हाँ, जब अच्छी चीज़ों स्पेशली इनका ये बाहर का ये जो है ना ग्रीनरी, और ये बड़ा अच्छा फील आता है मुझे यहाँ बैठ कर। हाँ, स्पेशली रेनी सीजन में ना ये जगह और खूबसूरत हो जाती है। जब भी कभी आपको मौका मिले तो आइए। आते ही रहते हैं। बाकी बटोहियों के लिए बोल देते हैं कि आप लोग कभी जेवर का ये वाला एरिया ज़रूर एक्सप्लोर करें। बिल्कुल। और जब भी आप टूवर्ड्स आगरा जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो यहाँ पे आप पिट स्टॉप ले सकते हैं, अपने आप को रिफ्यूल करें और फिर आगे की यात्रा पे बढ़ें। अच्छा, एक बात बताओ आनंद, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट तो हो गया, मगर इसकी कहानी, हिस्ट्री शुरू कहाँ से हुई थी? अचानक से क्या ख्याल आया था मोदी जी को एयरपोर्ट बनाते हैं? नहीं, तो अचानक से कुछ भी ख्याल नहीं आया है। इसका इतिहास हमें 25 साल पीछे जाना पड़ेगा। मतलब 2001-2 के करीब। 2001-2 में इसकी पहली बार प्रपोजल आई थी, तब के यूपी गवर्नमेंट ने, ताज इंटरनेशनल एविएशन हब के नाम से। अच्छा, मतलब आगरा टूरिज्म कनेक्ट करना था। एग्जैक्टली मकसद ये था कि आगरा, मथुरा, वृंदावन, इसको किसी भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाए। लोग प्लेन से उतरें और सीधा ताज का दीदार करें। वाह, एज अ कंसल्टेंट मैं तो ये कहती कि गुड आइडिया, बेस्ट कैचमेंट, बेस्ट टूरिज्म बूस्ट, और आसपास की इंफ्रा तो डेवलप हो ही जाती। वेरी नाइस। राइट, लेकिन नीलोफर इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। दिल्ली एयरपोर्ट। एग्जैक्टली तुमने सही पकड़ा है, दिल्ली एयरपोर्ट। तो होता ये है कि जब जीएमआर ने दिल्ली एयरपोर्ट बनाया तो उनके क्लॉज में ये एक मेंशन थी कि 150 किलोमीटर के रेडियस में कोई और दूसरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होगी। रीज़न ये था कि उससे ट्रैफिक डिवाइड होगी, रेवेन्यू स्प्लिट हो जाएगा और
GMR का जितने भी पैसे लगे हैं वो उनको हिट करेगी। यही होता है, इंडिया का पुराना हिस्ट्री है इंफ्रास्ट्रक्चर का। एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट को बनने से रोकती है और फिर लास्ट में दोनों ही पेंडिंग बिल्कुल। पड़ जाते हैं। दोनों ही पेंडिंग हो जाते हैं। और ये क्लासिक एग्जांपल है किसी भी प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के डिले होने का, जिसमें प्रपोजल, अप्रूवल, पॉलिटिक्स और फिर डिले, delay, फिर प्रपोजल। तो ये एक चक्र है जो अपने चक्र की तरह घूमता है और सारी चीजें साल दर साल रुक जाती हैं। सो बेसिकली कमिंग सून सिंस 2001 चल रहा है ये। एक्जैक्टली वही हो रहा है। और अगर मैं पीछे थोड़ा और चले जाऊं तो 2007 में तब की यूपी गवर्नमेंट ने इस पे फिर से इस प्रपोजल पे काम करना स्टार्ट किया, पुश किया, लेकिन दोबारा वो ठंडे बस्ते में चली गई। और जैसा कि तुम्हें पता है कि 2017 में फिर से इस प्रोजेक्ट को एक रिवाइव किया गया और तब यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर लोकेशन फाइनलाइज की, जो लोकेशन आज के डेट में हम सभी जानते हैं जेवर। तो जेवर इज बेसिकली एक गांव थी, तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाइनल हुआ। और 2021 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया और उसके बाद यह प्रोजेक्ट अपने सही रफ्तार से बनने लगी और उसका फेज 1 जैसे तुम्हें पता है कल यानी कि 28 मार्च को ही इनॉग्रेट किया गया। अब उद्घाटन हो गया। ये नौजवानों का भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 25 साल की ये जर्नी रही और पिछले 5 साल में बट डेवलपमेंट अच्छे स्पीड से किया इन्होंने। 5 साल में फेज 1 हमारा रेडी भी हो गया। और बिल्कुल, और अगर तुम डेवलपमेंट की बात करोगी तो ये रिकॉर्ड टाइमलाइन में कंप्लीट हुआ है, जो कि 3 साल और 9 महीने का टाइमलाइन है, जिसमें फेज 1 का मतलब 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया, 1 लाख ह्यूज एरिया, हाँ 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया डेवलप किया गया है विद 1 रनवे विद अ कैपेसिटी ऑफ 12 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर। इतना तो दिल्ली की आधा पॉपुलेशन कह लो, या फिर लखनऊ आज के डेट में ऑलमोस्ट सिमिलर पैसेंजर्स ऑपरेट कर रही है। तो लखनऊ के जितना ही फेज 1 हमारा स्टार्ट हो गया। और ये भारत देश की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और ये 4 फेजों में कंप्लीट होगी, जिसमें फेज 1 कल इनॉग्रेट हुआ। फेज 2 में 30 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली यूज कर सकेंगे। फेज 3 में अप टू 50 मिलियन और जो आखिरी फेज है फेज 4 70 मिलियन। वाह, ह्यूज नंबर। 70 मिलियन विद 6 रनवेज। वाह। आज के डेट में एक रनवे जिसकी लेंथ 3900 मीटर की है, तो जब 6 रनवे तैयार हो जाएंगे तो तुम सोचो कि ये कितना बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काफी बड़ा है। और ये पूरे इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मिसाल कायम करेगा। बिल्कुल करेगा, डेफिनेटली। मुझे याद है आपने जो कहा ना कि यहाँ का आसपास का एरिया सराउंडिंग इतना डेवलप हो जाएगा। रियल एस्टेट 2020 मुझे याद है, मेरे एक क्लाइंट हुआ करते थे, उन्होंने एक हमारी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी और तब उन्होंने कहा था कि अभी रुक जाओ, देखते हैं जब प्रोजेक्ट आएगा, एयरपोर्ट आ जाएगा फिर मैं सोचता हूँ। आज तक वो सोच ही रहे हैं। तो ऐसे और अब प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई उनके पकड़ से भी बाहर है। ऐसा ही हो जाता है ना, मतलब लोग सोचते रह जाते हैं और चीजें निकल जाती हैं हाथ से। इसलिए मैं कहती हूँ रियल एस्टेट में कि कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता। जिस समय आपको लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कर डालो। डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम। करते रहोगे वेट, प्राइस आपके हाथ से आगे। मेरी तो कॉफी खत्म हो गई है, तुमने कॉफी का आनंद लिया? डन। तो फिर चलें, कहाँ आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें करते हैं। चलिए वॉक करते हैं। हाँ, थोड़ा वॉक करना भी जरूरी है। यहाँ पे इतनी सारी अच्छी लैंडस्केपिंग और इतना बेहतर एरिया है। जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट या खाने पीने की सुविधा, पेट्रोल पंप भी तुम देख सकती हो यहाँ पे। पास में ही। इसी के बारे में चर्चा कर रहा था मैं कि 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर पे आपको ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। और ऐसा सारे एक्सप्रेसवे जितने भी भारत में आज के डेट में बन रहे हैं, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट हर जगह है। और ये अच्छा लगता है कि आप रिफ्यूल हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं और ड्यूरिंग द ड्राइव
ये सबसे ज़रूरी है कि आप अटेंटिव रहें। अच्छा आनंद, ये बताइए जी। हमने इतनी एयरपोर्ट की बातें की, थोड़ा हमारे बटोहियों को बताते हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना कौन रहा है, डेवलपर कौन है इसका? फ्लूगाफन ज्यूरिक एजी। क्या 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 क्या? फ्लूगाफन ज्यूरिक एजी एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो ज्यूरिक एयरपोर्ट को ऑपरेट करती है, और जो वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सिविल कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज विद टाटा प्रोजेक्ट्स। एक तरफ स्विस वाले, स्विस कंपनी जो 30 सेकंड्स को कहते हैं लेट, और एक तरफ हमारे इंडियंस जो 3 घंटे को कहते हैं टाइम पर है। टाइम पर। धूप थोड़ी ज़्यादा हो रही है, बहुत धूप हो रही है। चलते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने जा रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग, चलते हैं। तो नीलोफर ऐसा है कि अब हम लोग बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। धरातल में क्या स्थिति है एयरपोर्ट की, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। इसमें कितना गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है फर्स्ट फेज में? गवर्नमेंट ने लगभग 11,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पहले फेज में ही कर ली है। 11,200 करोड़, और अभी भी मेरे इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि सच में यहाँ एयरपोर्ट बन के आएगा? हाँ, तो इन्वेस्टर्स की मानसिकता है कि जब तक उन्हें कंक्रीट जंगल नहीं दिखता है ना, तब तक और जब कंक्रीट दिखने लगता है तो प्राइस इतने आगे निकल जाती है कि इन्वेस्टमेंट बस की बात नहीं रहती फिर। हाँ, तो यही तो सबसे बड़ी बात है कि सही समय पे एंट्री करना सही इन्वेस्टर की पहली पहचान है। ये चीज़ ध्यान से सुनो आप लोग। जब आप यात्रा में निकले हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, और पहुंचना आपका एम नहीं होना चाहिए। उस यात्रा को और उस जर्नी को आपको फील लेना चाहिए, और फील लेते रहिए, कहीं भी पहुंच ही जाएंगे। रास्ते हैं तो कहीं मंजिल तो होगी ही। आप थोड़ा गांव दिखाता हूँ मैं आपको। अभी आप शहर से गांव में एंटर कर गए। आप देखिए, डोंट थिंक कि जेवर आने से पहले ये एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट से पहले ये रोड इतनी अच्छी हुआ करती है। हाँ, तो यही तो एक फ़ायदा है ना कि जब भी कोई इंडस्ट्री, कोई एयरपोर्ट, किसी भी तरीके की सरकार डेवलपमेंट लेकर आती है, तो उसके आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्र हैं, उनको विकास का मौका मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है। और पता है, मैंने मतलब एक न्यूज़ आर्टिकल ही पढ़ रही थी, यहाँ के किसानों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। उनको मुआवजा, एक किसान को करीब कुछ किसान ऐसे भी जिनको 15 करोड़ भी मिला है। हाँ, मुआवजा तो मिलता ही है, बहुत अच्छा मुआवजा का जो बेसिक फंडा है, वो मुआवजे का बेसिक फंडा ये है कि आपकी ज़मीन की जो भी सर्कल रेट है, उससे 4 गुना आपको मिलेगी ड्यूरिंग द लैंड एक्विजिशन। 4 गुना? 4 गुना जो भी सर्कल रेट है आपका। यहाँ पे स्कॉर्पियो और बहुत छोटी डिफेंडर लेके घूम रहे हैं। डिफेंडर लेके गाड़ियाँ घूमते हैं। और ग्रेटर नोएडा, ये दोनों जो अथॉरिटी हैं और यमुना एक्सप्रेसवे, इसमें सारी जो ज़मीनें हैं वो मैक्सिमम ज़मीनें किसानों से अधिग्रहण की गई है, मतलब एक्विजिशन किया गया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा रुका जा सकता है। बहुत धूप में नहीं रुकना। नहीं, तो यहाँ पर मतलब थोड़ा तकलीफ देनी पड़ेगी, अपने आप को उतरना पड़ेगा। जेवर के गांव में आ चुके हैं। अभी आप शहर में नियर बाय रबोपुरा के आसपास। अच्छा है ना, इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, लैवेंडर का। शहरों में लोग इसको खोज के नर्सरी से लाते हैं। हाँ, गाँव में गाँव में देखिए, देखो नेचुरली अवेलेबल है। कुछ चीज़ें ना गांव शहर में मिल जाती हैं नेचुरली, और शहरों में इसी का व्यापार होता है। अच्छा, हम डिज़ाइनिंग की बात कर रहे थे। डिज़ाइनिंग की बात कर रहे थे, तो मैंने जैसे आपको बताया कि एयरपोर्ट एक कोई नॉर्मल सी बिल्डिंग नहीं है, उसमें ह्यूमन मूवमेंट और इंटरफेस सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि डेली अगर आप देखेंगे तो थाउजेंड्स एंड मिलियंस जो पैसेंजर्स हैं वो एयरपोर्ट में आते हैं।
अब उसमें बैग्स हैं, इमिग्रेशन है, चेक इन है, लगेज है और ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो वो उन सब को कवर करने के लिए एक फुल प्रूफ डिज़ाइन होना बहुत बेहद ही ज़रूरी है। नहीं तो क्योस बन जाएगा। सही बात और है। क्योस बन जाएगा, क्योस से लोग चिड़चिड़े हो जाएंगे। और चिड़चिड़े हो गए ना तो ना शॉपिंग करेंगे, ना ढंग से खाना खाएंगे, और इसका पूरा डायरेक्ट हमारे एयरपोर्ट के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो somehow आप ये कहना चाह रहे हो आर्किटेक्ट साहब, हमारी डिजाइनिंग जो है वो इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है हमारे इकोनॉमी से। बिल्कुल सही। और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आपके इस वक्तव्य से कि आपको ये समझ में आ रहा है कि डिज़ाइन कितना ज़रूरी है किसी भी एयरपोर्ट के लिए। हाँ, तो मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, हर चीज़ को इकोनॉमी से जोड़ करके देखती हूँ, कनेक्ट करती हूँ। बहुत ही बेहतर बात है। और इसीलिए एयरपोर्ट जो डिज़ाइन हुआ है उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, स्विस इफ़िशियंसी प्लस इंडियन हॉस्पिटैलिटी। वाह, डेंजरस बात। हाँ, क्योंकि डिज़ाइन का मतलब ये है कि उसमें जब कोई पैसेंजर आ रहा है तो वो उसको फील कर सके। वो कोई एक ऐसी नॉर्मल सी एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बिल्डिंग नहीं है कि आपने उस उनको ला के रख दिया, अब वो परेशान है कि करना क्या है। इसी में गुम हो जाए, वेलकम फील होना चाहिए। वेलकम फील होना चाहिए। इसीलिए आप जितनी भी एयरपोर्ट देखेंगे आज के डेट में, पिछले कुछ सालों में भारत में बनी है, उसमें आप देखेंगे लॉन्ज एरिया, शॉपिंग के लिए, मतलब वो एक आपके पास जितना टाइम बोर्डिंग से लेके चेक इन से बोर्डिंग के बीच का जो टाइम है, आप उस टाइम पे अपने आप को इंगेज कर सकें। इसका मतलब एयरपोर्ट मेज नहीं बनने वाला है, बिल्कुल। एंट्री लो और अपने गेट तक आराम से पहुंचो, बोर्डिंग गेट तक, राइट? हाँ, और किसी भी डिज़ाइन के लिए ना फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनैलिटी प्लस सर्कुलेशन ऑफ द स्पेस, और उसका बेहतर एग्जांपल है जेवर एयरपोर्ट। मतलब जेवर एयरपोर्ट को बहुत ही डिटेल पे उसकी डिज़ाइनिंग की गई है। इंटरेस्टिंग था वैसे डिज़ाइनिंग वाला हमारा डिस्कशन। बिल्कुल। मैं आर्किटेक्ट होने की वजह से आपको इस पे थोड़ा समझा पाया हूँ। और तुम्हें एक बात बताऊँ कि टर्मिनल बिल्डिंग में ग्लास और रूफ स्ट्रक्चर ऐसा है कि नेचुरल डे लाइट मैक्सिमम आ सके। वाह, मतलब टर्मिनल में बैठे बैठे विंडो सीट का मजा लो। और ग्लास और रूफ स्ट्रक्चर के अपने ही फ़ायदे हैं, जैसे विजुअली स्पेस बड़ा लगेगा और पैसेंजर स्ट्रेस फ्री, और साइकोलॉजिकली ये प्रूवन रिसर्च है कि जब आप ऐसे स्पेस में रहेंगे तो एक अलग तरीके की आनंद का अनुभव आपको मिलेगा। और विजुअली बड़ा लगता है ये तो सच में। मैं अपने क्लाइंट्स को जब रियल एस्टेट सेल करती हूँ बिल्कुल, तो मैं ये लाइट इफेक्ट वाली बातें तो ज़रूर बताती हूँ। ये काइंड ऑफ यूएसपी है सेल की भी। हाँ, डे लाइट रियल अगर एस्टेट में भी डे लाइट में विजुअली चीज़ें भी अच्छी लगती है, बड़ी लगती है, स्ट्रेस फ्री भी फील करता है। साइकोलॉजिकली सही कहा आपने, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन चीज़ें हैं। और इस एयरपोर्ट की भी यही विज़न है कि ये नेट जीरो इमिशन एयरपोर्ट बने, जिसका मतलब है सोलर एनर्जी, वाटर रिसाइकलिंग और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम। और यही फ्यूचर है जिसमें हम आज के डेट में बात करते हैं कार्बन इमिशन की और सस्टेनेबिलिटी की। नेट जीरो इमिशन, Right. ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक वन ऑफ द यूएसपीज में से है, राइट? और मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो एयरपोर्ट डिज़ाइन हुआ है ये मॉड्यूलर डिज़ाइन पे बेस्ड है। जैसे कि तुम्हें लीगो ब्लॉक्स के बारे में पता होगा, तो लीगो ब्लॉक्स पे डिज़ाइन है कि आप किसी भी समय पे इस एयरपोर्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब ये, क्योंकि ये 4 फेजेस में प्रोजेक्ट बन रही है, तो फेज़ 1 जैसे तैयार है, तो बाकी फेजेस को बनाने के लिए एयरपोर्ट की अपनी ऑपरेशन को, मतलब वो स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी Ready है है। हमारे पास, फेज बिल्कुल। 2 और फेज 3 फेज 4 वाले, बस Right. उसको लेगो ब्लॉक्स की तरह एक्सपैंड हाँ, वो एक्सपेंड करते रहेंगे और इससे ऑपरेशनल चीज़ों पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बिल्कुल। बताई। मतलब आई थिंक ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहला है। दिस इज द फर्स्ट वन इन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहीं आपका डिजाइनिंग पार्ट तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग था। और चलो अच्छा है, मैं यही सुनने की उम्मीद कर रहा था तुमसे। चलो निलोफर, ये तो बहुत सारी बातें हुई डिज़ाइन रिलेटेड। कुछ तुम बताओ अपने रियल एस्टेट एक्सपर्टीज़ के बारे में कि किस तरीके से ये मार्केट इन फ्यूचर मूव कर रही है, क्या फ्यूचर है इस क्षेत्र का। मैं तो सीधा नंबर से बात करूँगी। ठीक है, 2020 की ही बात कर रही हूँ मैं आपसे। राइट। यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स तब आ रहे थे, करीब 3,500-4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ट्रेड कर रहे थे। राइट। आज 5 साल बाद हाँ, ग्रोथ इस तरह है, अप्रिशिएशन, कि ठीक है। वही सेम प्रोजेक्ट्स उसी सेक्टर्स में आ रहे हैं। 22D की ही बात कर रही हूँ। 10,500 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के आसपास
ट्रेड कर रहे हैं उसी Right. एरिया में 5 साल में करीब 156-157% का ग्रोथ हुआ है अप्रिशिएशन। ठीक है। अब मेरे क्लाइंट जो है मुझे कॉल करके मतलब बोलते हैं कि कहीं अभी भी है स्कोप नीलोफर मैम या ट्रेन निकल चुकी। तो क्या वो मोदी जी के इनॉग्रेशन का इंतजार कर रहे थे इतने सालों से कि मोदी जी Exactly. अगर सरकार किसी भी विजन के साथ आती है, और ये सारी गतिविधियां तो पिछले गत 4-5 सालों में देखी गई हैं, अगर उनका ये सरकार अगर पैसा लगा रही है तो कुछ सोच के ही लगा रही वही होगी। एग्जैक्टली मैं यही कहती हूँ कि इतना बड़ा डेवलपमेंट आपने बताया, जैसे आपने ये बताया कि पूरे एयरपोर्ट फेज 1 में करीब 11,000 प्लस करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। राइट। तो गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है, वो इतने इन्वेस्टमेंट इतना पैसा लगा रही है। तो आज भी ट्रेन कहीं नहीं निकली है। जिनको इन्वेस्टमेंट करना है आज भी, अगर लॉन्ग टर्म कैपेसिटी रखते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी अपनी बिल्कुल। 8-10 साल के लिए, आज भी टाइम है, इन्वेस्ट करके छोड़ दो, 10 साल तक भूल जाओ। कोई भी प्रोजेक्ट जब भी कभी इंसेप्शन पे आता है तो चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है, उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होती है कि हाउ फिजिबल इट इज़, और उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, फाइनेंशियल उसके वाइबिलिटीज़ चेक किए जाते हैं, तब जाके वो DPR बनती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर इतने सालों में आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर क्या इन्वेस्टर बनोगे? क्या आप इन्वेस्टर बनते हैं? बहुत धूप हो रही है, चले हम लेट भी हो रहे हैं। राइट, फिर हम चलिए। बाकी बातें ड्राइव करते हैं। ठीक है नीलोफर, ये सारी बातें तो नंबर्स की रही, बट इसमें रेरा का एंगल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है कि बायर्स को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से कौन सी प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं, और वो सारी प्रोजेक्ट्स आज के डेट में रेरा में कंप्लाइंट है कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट, ये जितने भी मैंने नंबर्स की बात की ना, इससे मिक्स बैग था। मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो रेरा कंप्लाइंट थे, डिलीवर भी हुए, पोजीशन भी मिला लोगों को, और कुछ ऐसे थे जो एक्सटेंशन होता रहा। और इसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला ये कि प्रोजेक्ट यूपी रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जिस भी प्रमोटर में के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या उन्होंने टाइमली प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया या नहीं किया। एंड द थर्ड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोजेक्ट्स के टाइमलाइन क्या है, क्योंकि आप किसी भी प्रोजेक्ट को अगर देखेंगे तो उसका एक स्टार्ट डेट है और एक एंड डेट है, तो वो टाइमली चल रहा है या नहीं चल रहा है, और इसको देखने के लिए आपको क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करना चाहिए। तो हमारे इन्वेस्टर्स बिफोर गोइंग फॉर एनी इन्वेस्टमेंट विद एनी प्रमोटर इन 3 पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखेंगे, जो अभी अभी हमारे रेरा एक्सपर्ट फ्रेंड आनंद ने बताया। अगर कोई भी रियल एस्टेट एजेंट इन 3 चीज़ों पे आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है तो आप इसे सरासर रेड फ्लैग समझिए। वाह। अच्छा आनंद, ये तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, अप्रिशिएशन, रियल एस्टेट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंफ्रा। कनेक्टिविटी का क्या है? यहाँ की कनेक्टिविटी के बारे में गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया? कनेक्टिविटी के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तो ये कनेक्टिविटी है कि ये यमुना एक्सप्रेसवे पे बनी है, और यमुना एक्सप्रेसवे वेल कनेक्टेड है थ्रू आउट NCR। आप चाहे आगरा से आना चाहें, मथुरा से, मेरठ से, ऑल द वे आप कहीं से भी आ सकते हैं। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ सरकार का ध्यान है, और सरकार का ये प्लान है कि यहाँ पे रैपिड रेल जो मेरठ को दिल्ली से जोड़ रही है, वैसा ही कुछ जो कि ये IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट कर सके। दूसरा प्लान ये है कि जो करंट में हमारे पास नोएडा मेट्रो है, एक्वा लाइन, उसको भी कनेक्ट किया जाए टू जेवर एयरपोर्ट। ये सारे फ्यूचर प्लान्स हैं, और इस पे भी DPR और बाकी चीज़ें बन रही हैं, जिस पे आने वाले वर्षों में आपको प्रगति दिखेगी। हाँ, तो मतलब ये है कि अभी भी ऐसा नहीं है जो कह रहे हैं कि हमारे हाथ से चीज़ें निकल गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी बहुत सारी ग्रोथ डेवलपमेंट यहाँ होनी बाकी है। बिल्कुल। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ऑलरेडी अपार्टमेंट्स में 156% का ग्रोथ हुआ, या प्लॉट्स में 536% का ग्रोथ हुआ, सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट के बाद से। मतलब मैं तो 5 साल के सब डेटा बता रही हूँ। लेकिन आने वाले टाइम में ये सारी कनेक्टिविटी जब सारी आ जाएंगी तो अप्रिशिएशन और भी ज़्यादा है। तो जो भी अभी भी इन्वेस्टमेंट के प्लान कर रहे हैं वो अभी भी प्लान कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा अप्रिशिएटेड रेट मिलेगा, 8-10 साल होल्ड करके चलिए, उसके बाद आप देखिए यहाँ से कितना अच्छा रिटर्न आपको मिलता है।
और इसका एक बेहतर एग्जांपल है मेरे पास। जब ग्रेटर नोएडा 2007-8 में बन रही थी, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी थी, तब के रेट और जिस दिन से मेट्रो आया, एक्वा लाइन आई, तब के रेट, उस पूरे जहाँ से वो मेट्रो लाइन गुजर रही है, उस पूरे क्षेत्र का प्राइस एप्रिसिएशन आप देख सकते हैं। वैसे ही आने वाले 5 साल में ये पूरा एरिया इस तरीके से डेवलप हो जाएगा जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाएगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आते ही जो आज 10-12 हज़ार रुपये या जो भी रेट ट्रेड कर रहा है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट कर जाएगी। तो आनंद, आज के इतने सारे डिस्कशंस के बाद हमें ये तो समझ में आया है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, इकोनॉमिक ट्रिगर है। बिल्कुल। और जैसा कि तुमने आज पूरे दिन देखा है, इसमें पूरे यमुना एक्सप्रेसवे को डेवलप होने में 15 से 20 साल का समय फाइनल आउटपुट मिलने में लगेगा, क्योंकि एज पर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी 2041 का मास्टर प्लान हमारे पास है। लेकिन विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंतराल में आपको एक प्रॉपर डेवलपमेंट दिखेगी और लोगों की रिहाइश शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट अपने पूरे 4 फेज में प्रॉपर आ चुका होगा। तो मतलब 5 साल में हमें डेवलपमेंट और वहाँ पे सारी चीजें देखने लग जाएंगी। इंफ्रा इन एवरी स्कूल, हाँ बिल्कुल, सारी चीजें आपकी अलाइंड हो जाएंगी। तो ये था हमारा आज का सफर, और आप भी हमारी तरफ से ट्रैवल नहीं करना चाहते, उस जगह को अच्छी तरह समझना चाहते हो, तो आप भी हमारी तरफ बटोही हो। और अगर आप सच में बटोही हैं तो हमारे चैनल को दबा के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में।